देखिए ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है थ्री मासेस आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। तीनों पॉइंट मास एक्स एक्सिस पर रखे हैं, तो हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये रही, ठीक है। ये हमने एक पॉजिटिव एक्स बना ली है। लेट अस से ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ठीक है। ये आगे लिखा है 300 ग्राम एट ओरिजिन। एक मास 300 ग्राम का ओरिजिन पे रखा है। 500 ग्राम एट एक्स इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और 500 ग्राम कहां रखा है, वो एक्स इक्वल टू 40 सेंटीमीटर पे रखा है। एंड 400 ग्राम एट एक्स इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ये तीन पॉइंट मासेस अलग अलग कोऑर्डिनेट पे रखे हैं। क्या चाहिए, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। हमें इनका डिस्टेंस नहीं चाहिए, इनके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए। अब देखिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सीएम का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला यही होता है हमारे पास। अच्छा, इसमें तीन पॉइंट मास है तो टर्म तीन बार लिखे गए। चार पॉइंट मास होंगे तो एक टर्म और ऐड हो जाएगा, m4x4, नीचे भी m4 ऐड हो जाएगा। वो तो जितने पार्टिकल होंगे उतने टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यहां पर हम सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे बेटा। m1 पहला मास कितना है 300 ग्राम, x1 वो ओरिजिन पे है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। m2 500 ग्राम और उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 40। m3 400 ग्राम और उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 70, डिवाइड बाई m1 300 ग्राम, m2 500 ग्राम और ये हो गया आपका m3 400 ग्राम। तो यहां पर मैंने सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया, इससे मुझे सीएम का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कितना आता है देखते हैं। पहला टर्म तो 0 हो गया बेटे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 28,000, 20,000 में ऐड करेंगे तो ये आएगा बेटे 48,000 डिवाइड बाई 300 प्लस 500 800 प्लस 400 1200, ये आ गया आपका। अब अगर आप इसे कैंसिल करें तो बेटे 40 आ गया है, तो सीएम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा 40 सेंटीमीटर। तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना आएगा बेटे, ये आएगा 40 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए सही से, आंसर आ गया इसमें। ये क्वेश्चन भी सेंटर ऑफ मास के ऊपर है, इसके अंदर भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछी गई है। टू बॉडीज ऑफ 1 kg एंड 3 kg हैव पोजीशन वेक्टर। हमारे पास दो बॉडी है जिनके मास अवेलेबल है, उनके पोजीशन वेक्टर भी अवेलेबल है। क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज पोजीशन वेक्टर। इन दोनों बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। देखिए सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आरसीएम इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 उनके इंडिविजुअल मासेस की वैल्यू होगी, r1 r2 उन इंडिविजुअल मासेस के पोजीशन वेक्टर की वैल्यू। m1 पहले पार्टिकल का मास, r1 पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, m2 दूसरे पार्टिकल का मास, r2 दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। और ये रखकर हमें क्या मिलेगा, उन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा। अब बस वैल्यू पुट करनी है बेटा, फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही है। सीएम का पोजीशन वेक्टर होगा m1 दैट इज 1, r1 ये दिया बेटे i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 दूसरा पोजीशन मास कितना है 3 और उसका पोजीशन वेक्टर है -3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन m1 1 m2 3। ये आ गया बेटे। अब बस ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 1 तो मल्टीप्लाई करोगे तो चीजें वैसी रहेंगी जैसी हैं,
3 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -9i, ये टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगा -6j, 3k से मल्टीप्लाई होगा +3k डिवाइड बाई 1 + 3, इस तरह से आ गया। अब i और -9i ये बन गया बेटे -8i, ठीक। 2j -6j ये आ गया -4j, k + 3k ये आ गया +4k डिवाइड बाय नीचे कितना बेटे 1 + 3 आ गया 4। अब आप उस पोजीशन वेक्टर को 4 से डिवाइड करेंगे तो -8/4 क्या आएगा -2। तो फाइनली हमारा सीएम का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा -8i/4 क्या आएगा -2i कैप। अगला टर्म है -4j/4 -j कैप और 4k/4 +k कैप। तो सीएम का पोजीशन वेक्टर आ गया -2i कैप -j कैप +k कैप। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन हो गया हमारा, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रॉड दी गई है, ए रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। हमारे पास एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ है 3 मीटर, ये ए रॉड ऑफ लेंथ इज 3 मीटर। हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ 3 मीटर, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। ये डिस्टेंस x के प्रोपोर्शनल है। सर मास पर यूनिट लेंथ अगर डिस्टेंस x के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, m/l = kx, और l को इधर ले जाओ तो m को लिख सकता हूं kx × l। और ये किसका मास आएगा सर, जिसकी लेंथ रखेंगे उसी का मास आ जाएगा। अब आप पूरी रॉड की लेंथ रखेंगे तो उसके हिसाब से आएगा। तो यहां पर हमें एक रिलेशन दिया गया है, हमें बताया गया है कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ 3 मीटर है और उसका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो डिस्टेंस x के प्रोपोर्शनल है। अब इसमें दो बातें आती, पहली बात तो ये डिस्टेंस x कहां से मेजर होगा, लिखा है उसने मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ is directly proportional to distance x from one of its end। डिस्टेंस x कहां से काउंट होगा, रॉड के एक एंड से काउंट होगा, ऐसे यहां से काउंट होगा। दूसरी बात यह है कि अगर डिस्टेंस x रॉड के एक एंड से काउंट हो रहा है और आपका मास x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब मास वेरिएबल है, क्योंकि ये तो हर पॉइंट पे अलग होगा। यहां पर x 0 होगा तो मास भी 0 होगा, थोड़ा आगे जाएंगे x बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, और आगे जाएंगे x और बढ़ेगा मास भी बढ़ेगा, क्योंकि आप ही ने कहा है कि मास पर यूनिट लेंथ x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x जितना कम होगा m/l भी उतना कम होगा, x जितना ज्यादा होगा m/l भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये रॉड यूनिफॉर्म रॉड नहीं है, ये एक ऐसी रॉड है जिसका मास इधर लेफ्ट एंड पे तो कम है और जैसे जैसे आप राइट एंड पे जा रहे हैं मास इंक्रीज हो रहा है। मतलब रॉड एक तरफ से हल्की है एक तरफ से भारी, यूनिफॉर्म रॉड नहीं। अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती तो ड्यू टू सिमेट्री इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे लाई करता, यानी कि 3 मीटर की रॉड है तो उसका सीएम होता 1.5 पर। जितनी सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं ड्यू टू सिमेट्री उनका सीएम उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है, मिड पॉइंट। लेकिन ये रॉड सिमेट्रिकल नहीं है बेटा, ये तो एक तरफ से हल्की रॉड एक तरफ से भारी, तो उसका सीएम इसके मिड पॉइंट पे तो नहीं आ सकता, ये तो कंफर्म है। तो कहां आएगा सर, निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए सेंटर ऑफ मास का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सीएम का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होता है इंटीग्रल x dm डिवाइड बाय इंटीग्रल dm।
ये फॉर्मूला होता है सीएम का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, ये बता देगा। इंटीग्रल एक्स डीएम, डीएम क्या है? डीएम का मतलब है स्मॉल मास। स्मॉल मास किसका होता है सर? स्मॉल मास एक स्मॉल एलिमेंट का होगा। आप एक काम करें, आप यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें dx, ये छोटा सा एलिमेंट dx, आप x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लें dx। dx का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल x, ये बहुत ही टाइनी एलिमेंट है। अब इसका मास निकाल लें आप। सिंस ये एलिमेंट बहुत स्मॉल है तो उसका मास भी बहुत कम आएगा, और क्योंकि मास बहुत कम आएगा तो मैं उसे dm कह सकता हूं। d का मतलब होता है स्मॉल, तो m टोटल मास है और dm क्या है? स्मॉल मास। हाँ, तो आप इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल लीजिए, वही dm कहलाएगा। कैसे निकालूंगा? ये फॉर्मूले से निकालूंगा। लेंथ की जगह आप dx रख दीजिए। जब आप लेंथ dx लिखेंगे तो क्योंकि आप लेंथ इस स्मॉल एलिमेंट की लिखेंगे तो फॉर्मूला मास भी स्मॉल एलिमेंट का देगा। तो इस फॉर्मूले में आप एक काम कीजिए, k कांस्टेंट है, x कोऑर्डिनेट, इसको dx लिख लीजिए। अगर आपने लेंथ स्मॉल एलिमेंट की ली है तो इधर मास भी स्मॉल एलिमेंट का आएगा dm, ठीक है? तो ये आपको dm दे देगा बेटे, चेक कर लीजिए। अब यहां पे dm की वैल्यू रख देते हैं जो आप पीछे निकाल लेते, kx dx अभी निकाली आपने, नीचे भी dm की वैल्यू रख दीजिए kx dx ऐसे। अब सॉल्व करेंगे। देखिए कांस्टेंट टर्म जो है ना k, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर और चीजें भी कैंसिल होगी, नहीं। वेरिएबल को आप जब तक कैंसिल नहीं करेंगे जब तक इंटीग्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। कांस्टेंट कभी भी कैंसिल हो सकते हैं। आप कांस्टेंट को इंटीग्रल के अंदर भी कैंसिल कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल टर्म अभी कैंसिल नहीं हो सकता। वेरिएबल जब तक नहीं कैंसिल होगा जब तक इंटीग्रेशन कंप्लीट ना हो जाए। तो अभी आप x को x से कैंसिल मत कर देना, ठीक है? ऊपर x दो बार आया है तो ये बन गया बेटे इंटीग्रल x स्क्वायर dx, और नीचे आ गया x dx। x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा ऊपर बेटे? आपको पता है x स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x क्यूब बाई 3, लिमिट 0 to 3। रॉड की लेंथ 3 मीटर है ना, तो 0 से 3 मीटर तक पूरी रॉड कवर हो जाएगी। हम पूरी रॉड क्यों कवर कर रहे हैं? ताकि सेंटर ऑफ मास पूरी रॉड का आएगा। भाई अगर आपको पूरी रॉड का सीएम चाहिए तो आप इंटीग्रेशन में जो लिमिट पुट करेंगे वो बिगिनिंग से एंड तक पुट करेंगे। जब लिमिट 0 से टोटल लेंथ 3 तक पुट करेंगे तभी तो इंटीग्रेशन उसे पूरी रॉड को इंटीग्रेट करेगा और तभी वो आपको पूरी रॉड का सीएम बताएगा। नीचे x का इंटीग्रल क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, और अगेन लिमिट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? देखिए थ्योरी मैं नहीं पढ़ा रहा, वो आप क्लास में पढ़ते हैं, मैं तो बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ऊपर 3 क्यूब है, नीचे 3 स्क्वायर, तो यह आएगा 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर, और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है पूरी रॉड का वो 2 मीटर पे। आप देखो मिड पॉइंट पे नहीं आया। 3 मीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? 1.5 नहीं आया। क्यों? सिमेट्रिकल नहीं, आपकी रॉड एक तरफ से हल्की एक तरफ से भारी। अब अगला सवाल ये है कि ये आंसर जो 2 मीटर आया है, हम कह रहे हैं पूरी रॉड का सीएम 2 मीटर डिस्टेंस पे है। 2 मीटर कहां से? उसी तरफ से जिस तरफ से आपने एक्स मेजर किया। अगर आपने एक्स लेफ्ट से मेजर किया है तो बेटे सीएम की पोजीशन भी जो आई है वो लेफ्ट से 2 मीटर आई है ऐसे। अगर आप एक्स राइट साइड से मेजर करते तो फॉर्मूला आंसर भी राइट साइड से दे देता, ठीक है? अब क्योंकि आपने एक्स लेफ्ट से लिया है तो आंसर भी वहीं से आएगा। उसे कहां से चाहिए? पढ़ते हैं। देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दैट एंड। दैट का मतलब उसी एंड से बताओ जिस एंड से तुमने क्या मेजर किया है? डिस्टेंस। मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
to distance x from one of its end and center of gravity from that end। मतलब जिस एंड से आप डिस्टेंस ले रहे हैं उसी एंड से आपको आंसर बताना। सर फॉर्मूला उसी एंड से आंसर बताता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे फॉर्मूले ने जो आंसर दिया है वो उसी एंड से दिया है जिससे एक्स मेजर किया जाएगा। भाई फॉर्मूला आउटपुट उसी एंड से बताएगा जिस एंड से आपने इनपुट रखा। आपने एक्स इनपुट रखा है फॉर्मूले में फ्रॉम लेफ्ट हैंड तो आंसर भी उसी लेफ्ट हैंड से आ गया। हां अगर एग्जामिनर कहता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ फ्रॉम अदर एंड, मतलब एक्स मेजर करो लेफ्ट से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताओ राइट से, तो प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि फॉर्मूला तो नहीं देगा अदर एंड से। फिर कैसे करेंगे? मैन्युअली। भाई अगर मेरा सीएम लेफ्ट एंड से 2 मीटर पे है और टोटल लेंथ 3 मीटर है तो ऑब्वियसली राइट एंड से सीएम कितना हो गया? सर अगर मेरा सेंटर ऑफ मास लेफ्ट एंड से 2 मीटर पे है तो राइट एंड से कितना हो जाएगा? राइट एंड से 1 मीटर हो जाएगा। ये तो मैं मैन्युअली देख सकता हूं। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में लिखता सेंटर ऑफ मास फ्रॉम अदर एंड तो फिर आंसर 2 की जगह क्या देता? मैं 1 देता। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए जिस एंड से आप एक्स मेजर करेंगे आपका फॉर्मूला उसी एंड से आंसर देगा। ठीक है, अगर उसी एंड से पूछा है तो जो फॉर्मूले से आंसर आया है वही रिपोर्ट करेंगे 2 मीटर। उसने कहा है ना देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दैट एंड, जिस एंड से डिस्टेंस मेजर हुआ है उसी एंड से आंसर बताइए। हाँ तो जो फॉर्मूला बता रहा है वो उसी एंड से बता रहा है 2 मीटर आंसर। अगर वो लिखता फ्रॉम अदर एंड तो मुझे फिर मैन्युअली उसे कन्वर्ट करना पड़ता, फिर मैं आंसर 2 की जगह क्या देता? 1 मीटर देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट। हमारे पास 2 पार्टिकल हैं जो इनिशियली रेस्ट पर है। ये मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। अभी दोनों पार्टिकल रेस्ट पे हैं मगर इन फ्यूचर ये मूव करेंगे। क्यों करेंगे? ड्यू टू देयर इंटरनल अट्रैक्शन। दोनों के पास अपने अपने मास होंगे, लेट अस से m1 and m2। एज पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों मूव करने लगेंगे। ठीक है, अभी रेस्ट पे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे। ऐसे आगे लिखा है इफ देयर स्पीड आर v and 2v एट एनी इंस्टेंट। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे इनकी स्पीड v और 2v हो गई, देन द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी। सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या हो? देखिए वैसे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का हमारे पास फॉर्मूला होता है, सीएम की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब प्रॉब्लम यह है कि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए v1 v2 तो चाहिए ही, साथ में m1 m2 भी चाहिए। अब क्वेश्चन में v1 v2 तो गिवन है, m1 m2 तो गिवन नहीं। ठीक है, तो अब अगर m1 m2 गिवन नहीं है तो बिना m1 m2 पुट किए आप vcm तो कभी निकाल ही नहीं सकते। तो फॉर्मूला है मगर किसी काम का नहीं है, आपके पास पैरामीटर्स ही नहीं है जो पुट करके आंसर देंगे आप। तो दूसरा तरीका लगाते हैं। हमें पता है सीएम के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये होता है। अब ये जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं ये इंटरनल फोर्स से कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं इसके पास। तो सीएम के एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0। तो सीएम का एक्सेलरेशन पता लग गया 0 है। अगर सीएम का एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब सीएम की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। और सीएम की वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यह है कि सीएम की वेलोसिटी हर पल सेम रहेगी। आज सीएम की वेलोसिटी वही होगी जो इनिशियली थी, क्योंकि बदली तो है नहीं वो। और इनिशियली तो तुम्हारे दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे, तो इनिशियली क्योंकि दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे तो सीएम भी रेस्ट पे होगा। इनिशियली सीएम रेस्ट पे था मगर क्योंकि सीएम का एक्सेलरेशन 0 है उस हिसाब से सीएम की वेलोसिटी तो
कांस्टेंट है। अगर इनिशियली सीएम की वेलोसिटी 0 थी तो आज भी सीएम की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब सीएम की वेलोसिटी 0 आएगी। हम निकाल नहीं पा रहे क्योंकि m1 m2 नहीं, अगर होते और हम पुट करते तो भी क्या आती, 0 आती, क्योंकि हमारा दूसरा फॉर्मूला बता रहा है कि सीएम के पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, इसलिए सीएम की वेलोसिटी आज भी वही होगी जो इनिशियली थी। इनिशियली 0 थी तो आज भी क्या होगी, 0 होगी। ऑप्शन सी आ जाएगा, चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is placed on a smooth horizontal surface। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है ऐसे। रेडियस कितना है, r, सरफेस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आगे क्या लिखा है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट हाइट h फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट। हमने इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है ग्राउंड से कितनी हाइट पर, h पर। फॉर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज करेक्ट। अगर हम चाहते हैं सीएम का एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। देखिए सीएम का एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला ये होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ सीएम इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये होता है। अगर मैं इस स्फीयर के का एफबीडी बनाऊं तो नीचे mg लगेगा, सरफेस ऊपर नॉर्मल देगा और तुमने एक फोर्स F आगे लगाया। वाई में तो बॉडी मूव कर ही नहीं सकती, ग्राउंड के होते हुए आपका स्फीयर वर्टिकली तो मूव कर नहीं सकता, तो वाई में तो नेट फोर्स कैंसिल हो गए होंगे, नॉर्मल ने mg को कंफर्म कैंसिल कर दिया होगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या बचेगा, F बचेगा बस, F/m। तो ये है सीएम का एक्सेलरेशन। अब मैं चाहता हूं इसे मैक्सिमाइज करूं। सर मैक्सिमाइज करना है तो F तो गिवन है, आप उसे बदल नहीं सकते, मास वो भी नहीं बदल सकते। सर ये जैसा है वैसे ही रहेगा, इसे आप मैक्सिमम मान लीजिए और ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर आपको बढ़ाना है तो एक काम कीजिए, जो आपने फोर्स लगाया था उसे बढ़ा दीजिए। अब वो क्या कहता है, वो कहता है फॉर मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हाइट शुड बी इक्वल टू r। हाइट से कोई मतलब ही नहीं, मेरे फॉर्मूले में हाइट है ही नहीं यहां पर। भाई सीएम का एक्सेलेरेशन में हाइट h का कोई टर्म है नहीं, तो सीएम का एक्सेलेरेशन कम आएगा या ज्यादा आएगा उसका हाइट से कोई लेना देना नहीं, उसके फॉर्मूले में हाइट कहीं नहीं आता, हाइट से कोई मतलब नहीं। तो आंसर होगा नो रिलेशन बिटवीन h एंड r। मैक्सिमम एसीएम के लिए h और r में कोई रिलेशन नहीं है। आप हाइट कितनी भी कर लीजिए, उसका सीएम का एक्सेलेरेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, चेक कर।